जो मतलब म्यांमार से पहले वो आया। एक्चुअल मायने में जो रोहिंग्या जो कम्युनिटी है, जो मुस्लिम का कम्युनिटी है, वो म्यांमार के रहने वाले हैं। वहाँ उसके साथ प्रताड़ित हुआ, रोहिंग्या के साथ जो वहाँ पे जो डिस्प्यूट हुआ आपस में वहाँ के सिपाही वगैरह से, तो वो लोग वहाँ से भागे और कुछ लोग बांग्लादेश में आ गए और कुछ लोग कहाँ आ गए, भारत में एंट्री कर गए। अच्छा, वो तो शरणार्थी हैं। अब शरणार्थी है लेकिन वो हमारे देश का नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे देश का चूंकि नहीं है इसलिए वो आतंकवादी है। समझ में आया? जिस समय रोहिंग्या का जब मैटर गर्म हुआ था उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप चला था न्यूज़ में कि ये रोहिंग्या आतंकवादी है, क्योंकि सही बात है वो लोग शरणार्थी थे। सीधी सी बात है, जब तुम्हारे ऊपर जान के ऊपर लोग जान बचाने के लिए ना कहीं भी भाग सकता है। ये जो तुम देख रहे हो अभी जेरूशलम का जो मामला चल रहा है, ये तुम्हारा फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच, ये इजराइल वाले क्या उनका रियल मैन में वहाँ पे घर था क्या? नहीं था, वो फ़िलिस्तीन का घर था। वो इजराइल वाले सारे उनको तो वो जर्मनी के हिटलर भगाया था सबको। नाजी लोग जब अटैक किए थे वो लोग जो है सारे यहूदी को वहाँ से चुन चुन करके भगाया गया था हिटलर के द्वारा। अब वो लोग जान बचाने के लिए वहाँ से भाग कर कहाँ आ गए थे? जर्मनी छोड़ करके वहाँ से जो है हिटलर के खौफ से सब लोग आकर के इजराइल में आके बसे थे। वो शुरुआत में शरणार्थी थे लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो गया, वो लीगलाइज हो गया, अब वो देश उनका बन गया। तो रियल मैंने वो देश उनका नहीं है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरणार्थी रोहिंग्या को यहाँ पर शरण दे रहे हैं, इसका मतलब वो आप एक अलग देश बना देगा, नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ पर उसको बसाओ। मेरा कहने का मतलब है इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस कंट्री का वो आया है शरणार्थी, उससे बात करो। अगर म्यांमार उस लोगों को नहीं लेके जा रहा है, या फिर अगर म्यांमार रोहिंग्या के मैटर पे अगर बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उनके साथ जो कई सारे जो रिलेशंस है वो तोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा रिलेशन होता है व्यापार। अगर आप ट्रेड पे सैंक्शन लगा दो, जैसे अमेरिका ईरान पे सैंक्शन लगा दिया तो ईरान का हवा निकल गया, तो भारत भी तो कर सकता था उस तरह से, क्योंकि ये हम दोनों का मामला है, शरणार्थी का मामला है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि शरणार्थी आ रहे नाव से और उसको वहीं डुबा के मार दो। ऐसा भी हुआ है कि शरणार्थी बेचारे वहाँ से घर छोड़ करके आ रहे हैं और लोग वहाँ उसको गोली से उसको मारा गया है शरणार्थियों को। अब वो बेचारा करे, वो तो अपने जान बचाने के लिए कहीं तो भागेगा, वो तुमसे शरण मांगने के लिए आया गया है और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? हालांकि भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ पर सभी शरणार्थियों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन तुम देखना कि इस मामले में चूंकि शुरुआत में जो भारत सरकार का जो अप्रोच था थोड़ा नेगेटिव था, तो जैसे यूएन की तरफ से लड़ताड़ पड़ा और जो आंग सूकी जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के वजह से, शांति की वजह से, उनका नोबेल प्राइज़ को जो है स्वीडन एकेडमी जो नोबेल जो देता है वो उसका नोबेल छीन लिया गया था। बोला नहीं, इसको नहीं, मतलब कि नोबेल्स को हटा दिया गया। तो पूरा अच्छा भारत उस समय जो है पूरा रोहिंग्या के मामले में जो है लेकर के बांग्लादेश के सपोर्ट में था कि हाँ भगाओ, ये सब रोहिंग्या खराब है ऐसे। अच्छा, म्यांमार के भी सपोर्ट में था, कि म्यांमार के सपोर्ट में इसलिए था क्योंकि वो चाहता था कि नहीं रोहिंग्या, चूँकि वहाँ के जो सिपाही लोग थे वो कहते थे कि नहीं रोहिंग्या गलत है, ये लोग यहाँ पर बहुत सारे, चूँकि देखो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था कि जो वहाँ के जो रोहिंग्या कम्युनिटी थे और वहाँ का जो सेना था, पहले उन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। तो इधर से कुछ सेना भी करेगा तो बदले में वो उधर से भी तो कुछ मिलेगा, है ना। और यहाँ से मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा तो बहुत सारे जो सेना जो सिपाही था, मिलिट्री का जो जवान था, वो रोहिंग्या में जो रोहिंग्या कम्युनिटी के बच्चे बूढ़े औरत लोगों का रेप तक हुआ है वहाँ पे। और ऐसे भी कई सारे केसेस हुए कि उनको ज़मीन में गड्ढा में जिंदा उनको गाड़ दिया गया है, तो जान बचा के वहाँ से वो लोग भागे हैं। उनके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है, शौक से नहीं आए थे यहाँ पर भागे भागे। तो जिस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको समझना चाहिए था, तो भारत उस समय उसके नेगेटिव अप्रोच में था, लेकिन जैसे यूएन की तरफ से लताड़ पड़ा तुरंत हम लोग क्या लेकर आए, ऑपरेशन इंसानियत, कि हाँ हम लोग अब हेल्प करेंगे। पहले क्या बोला कि नहीं म्यांमार वाला ठीक कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आईआर के मामले से अगर देखा जाए, इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में, तो हम लोग गलत स्टैंड पे खड़े थे। तो नेशनलिज्म ऐसा भी नहीं हो चाहिए कि आंख मूंद कर किसी को हेल्प ना करो। भाई ह्यूमैनिटिज्म सबसे पहले, किसी का हेल्प करो। अगर कोई शरणार्थी बन के आए उसको हेल्प करो, उसके लिए आप एक अच्छा व्यवस्था करो और अगले सरकार से बात करो। और नहीं माने तो उसको करो, सैंक्शन लगाओ उस पर कि तुम्हारा व्यक्ति है, तुम उसको सॉल्व करो, सॉर्ट आउट करो इसके प्रॉब्लम को। और नहीं तो फिर ह्यूमन राइट कमीशन वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी एक्शन लेते हैं। तो ये ह्यूमन राइट वाले जो होते हैं कई बार ना इनको लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नेशनलिज्म को दबाता है। भाई कश्मीर के मामले में हम बात करें, कश्मीर के मामले में, कश्मीर अभी हमारा पहले भी हिस्सा था, अभी भी हिस्सा है, लेकिन कश्मीर के मामले में कई बार क्या होता था, वहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स के माध्यम से भी कई बार टॉर्चर होता था। देखो कोई कहता नहीं कि नहीं सारा गलती कश्मीरी का ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई बार हमारे सोल्जर्स का भी गलती होता था। देखो सोल्जर्स कहाँ से जाते हैं,
ये तुम्हारे हमारे इसी सोसाइटी के होते हैं। वही लड़के जो कल तक किसी लड़की को देख करके सीटी मारते थे चौराहे पे आकर के, आज उनका दौड़ धूप के नौकरी हो गया। देखो हम सोल्जर का इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हर एक सोल्जर का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सोल्जर के वजह से देश सुरक्षित है। लेकिन उसी सोल्जर में दोनों माइंडसेट के लोग हैं, क्योंकि वो इंसान भगवान नहीं है, गलतियाँ उनसे भी होती है। तो कई बार वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है और उसके वजह से वहाँ के लोगों से इनका कन्फ्लिक्ट चलता है। अब प्लस उधर से पाकिस्तान तो इंतजार कर ही रहा है, वो तो खुद ही मतलब आग में, मतलब पलिता में आग लगाता है। तो एक तरफ वहाँ पे कश्मीरी लोगों को भड़काता है पाकिस्तान वाले लोग, और थोड़ा थोड़ा ये लोग भी गड़बड़ करता है। तो ऐसे में क्या होगा, वो हम लोगों को क्या समझेगा, दुश्मन समझेगा ना। तो देखो अब बात है कि हम कश्मीर को मतलब कि छोड़ने वाली तो बात ही नहीं है। अब तो कश्मीर हमारा हिस्सा है, और अच्छा हुआ एक तरह से 370 खत्म हो गया। वैसे नहीं भी ख़त्म होता था, जिस समय था भी ना, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। 370 क्या है, एक झुंझुना है, उस झुंझुने का आवाज़ ज़्यादा नहीं गूंजता है। अगर ठीक से तुम डीप में जाके पढ़ोगे तो 370 के वजह से उनको कुछ खास फ़ायदा भी नहीं मिल रहा था पहले भी, और आज भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो चाहे वो राम भूमि का मामला हो या फिर कश्मीर का मामला हो, जिस चीज़ को लेकर के सरकार कहते हैं अचीवमेंट वाली बात है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। लोग चूँकि ये जो होता है ना कि इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो होता है कि हम ये करके दिखाएंगे, ये गिनेंगे अपने, जब वो चुनावी कैंपेन चलेगा तो वहाँ पे वो गिनती गिनेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और है। वो तुम समझो कि वो घर को कितना अच्छा संभाल पा रहा है। तो घर के कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो लोगों से ना, बाहर में जाओगे, जब वो घर के गार्जियन जब बाहर निकलेंगे ना, तुम देखना सबसे इतना अच्छा से बात करेंगे, लगेगा बाप रे बाप, ये तो इंसान नहीं, मतलब ये पुरुष ही नहीं, महापुरुष है। जैसे वही व्यक्ति जब घर में जाएगा तो देखो चौपट की तरह व्यवहार करता है अपने मेंबर के साथ, मतलब घर के लिए वो जीरो है। अब बाहर जाएगा सिर्फ अच्छा अच्छा बोलता है, एकदम एक नंबर भाषण देगा, लगेगा बाप रे बाप कितना, ये तो ज्ञानी लोग हैं ये लोग। तो हर एक परिवार में एकाध गो लोग ऐसे होते हैं जो लिफाफे झाड़ने में माहिर होते हैं। समझ गए ना, मेरा इशारा किस और है। तो देखो अब जो अशोक के बारे में हम जो समझ रहे थे कि यहाँ पे हम लोग टॉपिक देखते हैं कि राज्याभिषेक के पहले का मामला देख लीजिए, राज्यपाल थे, इनको अच्छा खासा अनुभव था, इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी, मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया। और इस बिहार पर अपने भाइयों की कई बार हत्या भी हुआ। और तुम समझ रहे हो कि कलिंग युद्ध के बाद जब इनका थोड़ा नेशनलिज्म, देखो नेशनलिज्म और कॉलोनिज्म में फ़र्क है। कॉलोनिज्म तो साम्राज्यवाद के टाइप का है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की उत्कंठा, और नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ हमको कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब नेशनलिज्म में ये नहीं कहता कि आपको अपने क्षेत्र बढ़ाना है, लेकिन साम्राज्यवाद में अपने क्षेत्र को बढ़ाना, इसलिए दोनों में फ़र्क समझना। तो इनके अंदर भी भूख था, साम्राज्यवाद की भी भूख थी, और नेशनलिज्म तो था ही, वो तो खैर नेचुरल बात था। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था, ये जब इनका जो राज्याभिषेक हो चुका था, तो राज्याभिषेक के लगभग 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है, ये क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। और इस चीज़ का चर्चा कहाँ मिलता है, 13वें अभिलेख में पूरा डिटेल में हमें चर्चा दिखता है। अच्छा, अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म को अपनाया था इसी कलिंग युद्ध के बाद जब इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और हृदय परिवर्तन बोले तो अशोक कई दिनों तक, मतलब ठीक से खाना पीना तक नहीं खा पाए। इस युद्ध के बाद जो उन्होंने देखा ना, युद्ध में इतने सारे लोगों का जो पूरा एकदम सब जगह खून ही खून, लथपथ लोग पड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, किसी का एक हाथ गायब है, तो किसी का यहाँ से चाकू ऐसे कटा हुआ है। जब उस बच्चे को तड़पते हुए जब अशोक अपनी आंखों से देखे ना, तो उनको लगा यार ये हम क्या देखें, क्या मिला हमें, क्या करना है, ये जो पूरा जो कलिंग को जीत करके ये हम क्या कर लेते। औरत उधर बेसुध पड़ी हुई है, रो रही है, चिल्ला रही है। सोचो कि ऐसे सिचुएशंस वहाँ पे था कलिंग के युद्ध के बाद। तो उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, तो उस देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ। और कुछ जो लंपट टाइप के राजा होते, वो क्या कहते, देखो देखो तुम लोग का हम क्या हाल करते, हमारा जीत हुआ, वो जीतने पे प्राउड फील करते हैं। लेकिन ऐसा जीत किस काम का, उससे बेटर तो आप हार जाते हैं। कभी कभी लाइफ में ना हारना बहुत सही रहता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे कि कुछ लोग, जैसे आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी करने के बाद भी अगर हमें घुसखोरी ही करना हो, तो उससे बेटर है बेरोजगार रहो। कम से कम बेरोजगार होने से किसी का नुकसान तो नहीं करोगे ना, तो देश का घाटा से बेटर है केवल अपना घाटा कर लो, है ना। अगर कुछ लोगों के घाटा की वजह से अगर देश सुरक्षित है तो वो ज़रूरी है। इसलिए करप्शन को आप किसी भी एंगल से आप प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको कहने का मतलब आपका पढ़ाई लिखाई करने का हमारा इंटेंशन क्या है,
इंटेंशन सिर्फ ये नहीं कि पैसा कमाना है, इंटेंशन हमारा ये है कि आपको उस काम के लायक आप हैं कि नहीं। आपको मतलब आप जो प्रिपरेशन करें, सरकारी नौकरी का जो तैयारी करें, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ बेहतर काम करना है, हमें मौका मिलेगा। सरकार आपको सारी सुविधाएं तो देगी उस काम को करने के लिए, लेकिन चूंकि आप एक सेवक की तरह, आप एक नौकर हो, और ये हैसियत आपको कभी भी ताम्र नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन आप ये भूल गए कि हम नौकर हैं, नौकर नहीं बल्कि हम मालिक हैं, तो वही वैसे ही चलोगे जैसे डीएम लोग चलता है, उनके लिए पूरा रोड खाली रहता है। ऐसे डीएम को तो जूते से मारना चाहिए। समझ रहे हो उन बात को कि अब ये क्या मतलब है, तुम्हारे जैसे इंपॉर्टेंट है तो उसके अलावा और भी कई लोगों का इंपॉर्टेंट, जैसे एम्बुलेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो कई ऐसे डीएम को हम देखे हैं कि जो रोड पे चलते, वो मतलब वैसा उनके पास कुछ खास ज़रूरी काम नहीं है, लेकिन अपना रुतबा झाड़ने के लिए कि हम डीएम हैं, तुम जिले का मालिक है। भाई तुम नौकर हो, तुम्हारी हैसियत एक नौकर की तरह है, तुम एक सेवक हो, तुमको सरकार ने सेवा देने के लिए चुना है। और इसकी जो इतने दिनों से जो तुमने इथिक्स की पढ़ाई की थी, नैतिकता की जो पढ़ाई की थी, समाज शास्त्र जो पढ़ा, इतने सारे बड़े बड़े फिलोसफर पढ़ लिए कि राज्य के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए, एक बेहतर लोक कल्याणकारी क्या होता है, और अभी क्या अपना कल्याण के चक्कर में हो, लोक कल्याण तो भाड़ में चला गया। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन करो, तैयारी करो तो इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, वरना बेरोजगारी ठीक हो, फिर बने रहो आत्मनिर्भर, फिर तुम्हें किसी का वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो बौद्ध धर्म को वो कब अपनाए? बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध के बाद, जब इनका हृदय